स्कॉलरशिप पोर्टल पर सेशन 2022-23 के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक, कक्षा 11 से लेकर 12 तक और कॉलेज लेवल की जो स्कॉलरशिप है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप है, डिसेबिलिटी ग्रुप है, SC ST OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो NSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी है कि देखिए इस वीडियो में मैं आपको NSP पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूल, पात्रता, शर्तों और नियमों के बारे में अगर आपको जानना है, आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है NSP स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए स्कॉलरशिप का ये जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपने घर के कंप्यूटर, लैपटॉप, PC से भी आप भर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, कोई भी पैसा आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप किसी कंप्यूटर सेंटर या ई मित्र वाले से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपना चार्ज है वो ले सकते हैं। चलिए करना क्या है, गूगल पर जब आप यहाँ पे देखिए NSP स्कॉलरशिप सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है scholarship.gov.in। इसका जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए NSP स्कॉलरशिप का इस तरह से पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। और इस पोर्टल को लेके एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस बार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा NSP पोर्टल पे काफी बड़ा बदलाव किया है, यानी इसकी डिजाइन में काफी यहाँ पे कुछ चेंजमेंट है वो कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो सेम की सेम है। अब यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार NSP स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पिछले साल NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन, अब देखिए यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जैसे जो माइनॉरिटी है, डिसेबिलिटी है, SC ST OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सबके लिए प्रोसेस है वो सेम के सेम है, अलग नहीं है। फर्क इतना है, कक्षा का फर्क हो सकता है, कैटेगरी का फर्क हो सकता है, जैसे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, इनका फर्क हो सकता है, लेकिन सब में प्रोसेस सेम की सेम है। चलिए यहां से एक नया रजिस्ट्रेशन आपको करना है। देखिए फिलहाल इस वेबसाइट की डिजाइन है वो इंग्लिश में, अगर चाहो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको राइट साइड में टॉप में आपको यहाँ पे भाषा लैंग्वेज मिल जाएगी। अब जैसे आपको यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हो तो ये जो पोर्टल है हिंदी में आपको कुछ इस तरह दिखाई है वो देने लग जाएगा। देखिए इस तरह से ये आ गया। अब नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे नया पंजीकरण या न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आच्छादित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु यहाँ क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक और पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां से देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है और यहां से फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसके नियम और प्रोसेस के बारे में जानकारी वो दे रखी है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। इन रूल को चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो और नहीं पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सबसे लास्ट में आना है। और यहाँ पे देखिए इनका जो एग्रीमेंट है आपको यहाँ पे इन पे सब पे टिक आपको लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले एकेडमिक ईयर आ गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने स्टेट का नाम देना है। देखिए अपने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम की सेम है। तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति की श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक के लिए करने जा रहे हो, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक करने जा रहे हो। पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास MCM के लिए, यानी कक्षा 11-12 के लिए, कॉलेज के लिए, BA है, BCom है, BSc है, MA है, उनके लिए अगर आप करना चाहते हो तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक वाली जो स्कॉलरशिप है उसका आवेदन भर के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो प्री मैट्रिक पे भी क्लिक है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए योजना का प्रकार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब एक तो आ रहा है यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप स्कीम,
एक है इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप भरने जा रहे हो उसकी डीओबी आपको यहाँ पे है वो फिल करनी है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक साथ भर लूंगा। इसके बाद यहाँ से उसका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल और फीमेल है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर सकते हो। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है, इसके साथ यहाँ पे एक वैलिड मेल आईडी डालनी है, यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, इसके बाद दोबारा बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना है, दोबारा आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन की एक जो डिटेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करनी है, पहचान का विवरण देना है कि कौन सी पहचान का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे आधार को सिलेक्ट है वो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया, प्लीज इंटर वैलिड जो अपनी डीओबी है वो हमने फिलहाल भरी नहीं। ओके पे अपन क्लिक करते हैं। तो एक साथ मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, फिर आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है और यहाँ पे अपनी पहचान का जो एक विवरण है यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को दे दिया और उसके नंबर अपने यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक, इसके बाद ये कैप्चा इसके अंदर आपको डालनी है और इसके बाद यहाँ पे इन बॉक्स को आपको सभी को सिलेक्ट है वो कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएंगे जिनको आपके खास तौर पे आपको यहाँ पे संभाल के रखना है और वैसे एक एसएमएस है आपके मोबाइल नंबर पे वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। और दोस्तों वैसे पासवर्ड आपको नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो डीओबी है, आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देता हूँ। अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी भूल गए हैं तो फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ पे दोबारा रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दी, फिर कंफर्म ओटीपी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना है और पासवर्ड चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए आपको स्पेशल जो कैरेक्टर हैं उसको भी आपको यूज करना है। इसके अलावा जो कैपिटल लेटर हैं, स्मॉल लेटर हैं, कुछ डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे यूज करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको फॉर्म है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, इनके बारे में एक एक करके आगे आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे अपनी प्रोफाइल है, जनरल जो इन्फॉर्मेशन है पहले आपको सही तरीके से वो भर देनी है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी, जैसे आपके पिता का नाम है, आपकी माता का नाम है, आपकी जो एनुअल जो इनकम है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपना जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ से आपको अपना जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये खास तौर पे करना है क्योंकि कुछ जो स्कॉलरशिप होती है वो धर्म के अनुसार होती है, जैसे जो माइनॉरिटी जो ग्रुप होते हैं उसी हिसाब से। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम कर सकते हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या पारसी जो भी हो, आप अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मुस्लिम को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपकी कैटेगरी के लिए, यानी आपका जो समुदाय है, आपकी जो कम्युनिटी है वो कौन सी है, कौन सी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जनरल, ठीक है दोस्तों। इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि एक बार अपनी यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप चेंज है वो नहीं कर पाओगे। कोई गलत कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ पे देखिए OBC है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भर ली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक लास्ट में आपको ऑप्शन नजर आता है डे स्कॉलर हॉस्टलर। आप किस तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यानी डे स्कॉलर है या फिर आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की जो राशि दी जाएगी वो भी यहाँ पे इसी के अनुसार अलग अलग है वो दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल और कॉलेज की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है और सबसे पहले सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपको अपना इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया में काफी सारे स्टेट हैं
और इन काफी सारे स्टेट के अंदर काफी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली राज्य के अनुसार अपना जो इंस्टीट्यूट है वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए आपके जो कॉलेज है या फिर आपकी जो स्कूल है उसका डाइस कोड आपके पास है, या फिर एनसीवीटी कोड आपके पास है, आईटीआई कोड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे राज्य के अनुसार आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। हो सकता है कि शायद यहाँ पे जो अपना डाइस कोड होता है या फिर एनसीवीटी जो कोड होता है वो आपको नहीं मिले, तो यहाँ पे आपको अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है, क्योंकि अपने लिए सबसे आसान तरीका यही है। मैं राजस्थान को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए झुंझुनू जिले को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए जो इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे काफी सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पे 10 एंट्री आपको दिखाई देंगे। अगर आप 100 एंट्री को सिलेक्ट करते हो तो 100 जो इंस्टीट्यूट हैं उनका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पर भी देखिए काफी सारे स्कूल के नाम आ गए हैं, काफी सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब आप वाली स्कूल या कॉलेज कहाँ पर आपको मिलेगी, तो यहाँ पे एक सीधा तरीका है कि यहाँ पर आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम है वो लिख दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो देखिए मैंने ये सर्च किया, सर्च करते यहाँ पे देखिए काफी सारी स्कूलें आ गई हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। ओके पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, सिलेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद स्कूल के अंदर आपका जो एडमिशन नंबर है वो क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी है एक डाल देता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट नंबर है इस तरह से आपको भी इसी तरह से डालना है। वो आपको अपने स्कूल से पता हो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल के अंदर एडमिशन है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, स्कूल या कॉलेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे एडमिशन ईयर को आपको फिल करना है, ठीक है, यानी आप जिस क्लास में हो उस क्लास में कौन से साल में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था वहां पे आपको ये भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे यदि स्कूल या कॉलेज के द्वारा रोल नंबर जारी किए गए हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जहां जहां पे स्टार लगा हुआ है, देखिए ये जो स्टार लगा हुआ है वो डिटेल आपको डालनी कंपलसरी है, बाकी सभी ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे खाली है वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है, कौन सी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, 11वीं के लिए या 12वीं के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन किया था। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए करते हो तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक या 6 से लेके 10 तक कक्षा आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए अप्लाई है वो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपने इस स्कूल में कब से जाना वो शुरू किया, यानी यहाँ पे आपको अपनी एडमिशन डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैं एडमिशन डेट है यहाँ पे डाल देता हूँ 2022, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे डाल देनी है। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आगे यहाँ पे अपना जो बोर्ड है या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। तो मैं यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस है लास्ट क्लास कौन सी थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साल कौन सा था, पासिंग ईयर, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। कितने परसेंटेज यहाँ पे बने हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई रैंक आई है कि आपके यहाँ पे, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो रख रहा हूँ। अब यहाँ पे 10th के जो रोल नंबर हैं आपको यहाँ पे डालने हैं, अपने आवश्यकता अनुसार जो भी रोल नंबर है वो आपको डाल देने। और इसके बाद फिर से आपके रोल नंबर हैं आपको यहाँ पे कंफर्म है वो कर देने। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे काफी सारे बोर्ड आ जाएंगे, फिर से आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पे ये बोर्ड है वो आ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर कौन सी थी वो आपको फिर से आपको यहाँ पे डाल देनी है। चलिए मैंने इसको डाल दिया। परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पे फिर से डाल देनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12वीं के अगर रोल नंबर है तो आपको यहाँ पे डाल देना। वैसे देखिए कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने इसको 11th के लिए अप्लाई किया है तो मैं यहाँ पे खाली है इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई यदि आपने किया, यदि आपने यहाँ पे उत्तीर्ण की है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, वरना इसको आपको अनसिलेक्ट का है वो रखने देना, ठीक है। चलिए आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी पे आधारित है। देखिए यहाँ पे देखिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, कहाँ पे आपने इसके लिए एग्जाम दी थी, कौन सा राज्य था, वो राज्य आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। मैं इन सबको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं होता, कुछ एक स्टूडेंट के लिए होता है। जिन पे लागू होता है वो अपने आवश्यकता के अनुसार इसे फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अदर डिटेल का ऑप्शन आ रखा है, इसके अंदर आपको कुछ अन्य जानकारी वो देनी। यदि आप अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है यदि आप अनाथ हैं तो यस करना है, अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे यस करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको अपने अभिभावक का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे नो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। नो करने के बाद देखिए यहाँ पे विकल्प है वो हट गए। इसके बाद यदि आप कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है
यस, ठीक है, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी का आपको प्रकार है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रकार की विकलांगता का दोष है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नो किया तो आगे वाले ऑप्शन है देखिए गायब हो गए। और यहाँ पे आपकी वैवाहिक जो स्थिति वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं इसे अनमैरिड है वो करता हूँ। इसके बाद आगे वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है यानी कार्य के बारे में विवरण है वो देना है, पैसे के बारे में आपको विवरण देना है, जो भी यहाँ पे लागू होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपका पैसा आम आदमी बीमा योजना है तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, किसान है, तो यहाँ पे देखिए वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपन किसान परिवार से हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था तो मैंने अदर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड और बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलिव, यानी आपके माता पिता में से कोई जिंदा है या मर गया है, उनमें से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो कर सकते हो कि फादर और मदर डाइड ड्यू टू कोविड, ठीक है। अगर आप पे लागू होता है तो ठीक है, अनाथ हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले ऊपर आपने जो भी फॉर्म भरा है और इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल आपने यहाँ पे भरी है वो एक बार आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी जानकारी यहाँ पे गलत हो जाती है तो आगे आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। देखिए यहाँ पे फिलहाल आपने अपनी खुद की जो प्रोफाइल है वो भरी है, न कि फॉर्म भरने की तो स्टेप अब आगे यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से आपको अपनी डिटेल है वो फिल करनी है। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। अब प्रोफाइल सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगली स्टेप आ जाती है। यहाँ पे आपको अपने कॉन्टेक्ट की डिटेल देनी है। यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका जो एरिया है वो कौन सा है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। आपका यदि कोई सब डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ से आपको अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना है, तहसील बोल देते हैं इसको अपन यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो गांव है वो गांव आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गांव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गांव को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके जो हाउस नंबर है वो डाल देने, अगर नहीं भी है तो कोई भी एक संख्या आप डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार मार्क है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देने। तो चलिए मैं यहाँ पे पिन कोड नंबर है वो डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी वाइज जो भी स्कॉलरशिप फिलहाल शुरू हो रखी है वो यहाँ पे देखिए इस स्कीम डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए स्कीम डिटेल है, यहाँ पे आ रखा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम माइनॉरिटी, क्योंकि हमने ये जो आवेदन है वो यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी ग्रुप से किया है, क्योंकि हमने धर्म को सिलेक्ट किया, मुस्लिम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है फिलहाल मेरे प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या फिर आपका धर्म हिंदू है, या फिर क्रिश्चियन है, या सिख है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्कॉलरशिप आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यही है कि आपकी कैटेगरी की फिलहाल कोई भी स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट नहीं हुई है, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो आ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अपने स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगी तो इसके लिए देखिए ये जो एनएसपी पोर्टल का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पे देखिए जो भी स्कॉलरशिप लगातार चल रही है उनकी जानकारी आपको इस सेक्शन में वो मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पे इस पोर्टल के साथ है वो अपडेट है वो होते रहेगा। और वैसे यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कौन कौन से, देखिए यहाँ एक तो आपका यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी आपका जो मूल निवास है, रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो है। इसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप से देखिए ये जो ऑप्शन है सभी जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये केवल माइनॉरिटी जो ग्रुप है या फिर जो डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। हम ये जो आवेदन फॉर्म है वो माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे भर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पे भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप से तो यहाँ पे आपको मुस्लिम समुदाय का जो सर्टिफिकेट होता है, यू बोल सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद आपको अपने जो वर्तमान जो स्कूल या कॉलेज है उसकी फीस की एक रिसिप्ट है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके बाद आपकी जो बैंक का जो प्रूफ है, जैसे आपकी बैंक की पासबुक है या फिर कोई चेक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है दोस्तों इस बार एक बड़ा परिवर्तन
परिवर्तन यहाँ पे कर दिया गया है। स्टूडेंट के नाम भी हो सकता है या फिर यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट है वो भी हो सकता है, माता के साथ हो सकता है या फिर पिता के नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा स्टूडेंट के नाम से बेटर रहेगा, वो अच्छा रहेगा। अगर आपने ओपन नहीं करवाया है तो वो करवा लीजिएगा, बैंक अकाउंट है तुरंत ओपन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल या कॉलेज है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। यानी उसका एक प्रमाण पत्र है, अध्ययन जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब वो अध्ययन प्रमाण पत्र कैसा होगा, यहां से देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होगा, एक जैसा नहीं है। तो आप अपनी आईडी में लॉगिन करने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो है वो चिपकानी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा, आपके जो स्कूल है उसका एड्रेस पता है वो पूरी जानकारी आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका अपने जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, उनसे आपको ये अटेस्टेड करवाना है। फोटो को भी आपको अटेस्टेड करवाना है और नीचे भी आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट की साइन मोहर है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवाना। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ से प्रिंट है वो कर लेना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किए, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे स्टेटस नजर आ रखा है नॉट अपलोडेड। और जब अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो देखिए सारे यहाँ पे अपलोडेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं वो पीडीएफ फाइल में भी हैं और कुछ यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में भी हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में अपलोड करना है और कौन सा जेपीजी में करना है? तो दोस्तों जब आप ये देखिए अपलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक पॉपअप मेनू आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट के नंबर आपको डालने, यानी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करने जा रहे हैं उसके नंबर आपको डालने हैं और उसकी जो इश्यू डेट है वो डालनी है। अब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिन पर ना तो उसके नंबर होते हैं और ना ही उसकी इश्यू डेट होती है, तो ऐसे में क्या करेंगे? आपकी मर्जी के अनुसार कोई भी संख्या डाल सकते हो, इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है। और इसके बाद मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनके देखिए कौन से स्थान से वो इश्यू हुए हैं, किसके द्वारा हुए हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे तहसीलदार के द्वारा हुआ या किसके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फाइल की साइज आपको मिल जाएगी और उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल जेपीजी टाइप के अंदर आप अपलोड कर सकते हो और उसके जो मैक्सिमम जो साइज है वो 200 केबी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपन अपलोड करते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट का। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट है वो कर लिया है और यहाँ पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और उसके बाद आपको अपलोड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप अपलोड नाउ पे क्लिक करोगे, यदि उसकी साइज सही है, उसका फॉर्मेट सही है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं तो कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड तो कर दिया है, अपलोड नाउ वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर दिया, लेकिन देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए क्लोज वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वैसे तो हमारा ये जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया। देखिए इससे पहले भी मेरे सामने इश्यू आया था और यहाँ पे देखिए 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, बाकी अपलोड नहीं हुए, लेकिन मैंने यहाँ तक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए। टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं प्रूफ करके वो दिखा देता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पे अपने फोरम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यानी अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देखिए आप अपनी आईडी से लॉग आउट हो सकते हैं या पेज को आप रिफ्रेश कर सकते हैं और उसके बाद देखिए फिर से आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो पहले आपने यहाँ पे फिल की है या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट देखें तो देखिए यहाँ पे केवल 2 दिखाई दे रहे थे और फिलहाल यहाँ पे देखिए 5 डॉक्यूमेंट अपलोडेड है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ऐसा कई बार हो जाता है, तो आप इसको लेके टेंशन में मत आएगा। यहाँ पे एक प्रोसेस और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मैं यहाँ पे सर्च है वो कर लेता हूँ, आपके सामने समस्या आए तो आप भी समस्या को समझ सको। और यहाँ पे मैं अपलोड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ अपलोड नाउ पे क्लिक किया तो देखिए फिलहाल मैं इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे माउस को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फिलहाल ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा डॉक्यूमेंट फिलहाल अपलोड हो रहा है उनके सर्वर के ऊपर और जब यहाँ से क्लोज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने लगभग यहाँ पे 1 मिनट का वेट किया है, ठीक है। हालांकि डॉक्यूमेंट की साइज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है। और देखिए फिर से मैं यहाँ पे इस पर क्लोज कर रहा हूँ तो ये क्रॉस वाला बटन है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक टेक्निकल समस्या,
अगले डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पे जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, लेकिन फिलहाल भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार मैं पेज को आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और लास्ट में आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब की बार यहाँ पे देखोगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, जबकि पहले यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो आई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भी देख सकते हैं कि क्या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। वो इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप इसे ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हो, सेव एज ड्राफ्ट पे आप क्लिक कर सकते हो और बाद में भी इसे फाइनल सबमिट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली इसे फाइनल सबमिट करता हूँ और फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए इस तरह से फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने जो डिटेल भरी है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और इसके बाद ये भरा हुआ फॉर्म है, आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। पीडीएफ फाइल में आप सेव कर सकते हो या डायरेक्ट प्रिंट है वो भी ले सकते हो। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया और फाइनल सबमिट करने के बाद ये जो भरा हुआ फॉर्म है आपको संबंधित जो आपकी स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर आपको जमा करवाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हैं आपको अपना जो स्कूल है या फिर आपकी जो कॉलेज है उसके अंदर आपको यहाँ पे जमा करवाने हैं। ओरिजिनल आपको कुछ भी जमा नहीं करवाना है, केवल उसकी फोटोकॉपी ही आपको यहाँ पे जमा करवानी है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है उसके सिग्नेचर करके आपको स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको जमा करवा देना है। तो दोस्तों ये तो रही फॉर्म भरने की प्रोसेस। तो इस तरह से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने अपना फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपको इसका जो स्टेटस है वो आपको चेक करते रहना है, क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए हमने हमारा फॉर्म भर दिया, फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो जो इंस्टीट्यूट है या फिर स्कूल या कॉलेज है उसके द्वारा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसमें कोई कमी निकाली जाती है। अगर कोई कमी निकाली जाती है तो फिर से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो, यानी फिर से आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपके फॉर्म में क्या कमी निकाली गई है उस कमी को पूर्ति करके आपको फिर से दोबारा फॉर्म है फाइनल सबमिट कर देना है। और स्टेटस के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक योर स्टेटस, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। तो कहने का मतलब है फिलहाल हमने ये फॉर्म भरा है और जो हमारा इंस्टीट्यूट है उससे वेरिफिकेशन फिलहाल नहीं हुआ है, उसके अंडर प्रोसेस में। अब जैसे वो वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जिले वाइज है ये वेरीफाई होगा, पहले स्कूल से होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से होगा, फिर यहाँ पे स्टेट से वो वेरीफाई हो जाएगा और फाइनली जाके यहाँ पे आपका अगर सब कुछ सही होता है तो फिर आपके अकाउंट में डायरेक्ट स्कॉलरशिप आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना जो स्टेटस है लगातार आपको चेक करते रहना है और वैसे भी आपके मोबाइल पर एक टेक्स्ट एसएमएस है वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने फॉर्म प्रिंट नहीं किया तो यहाँ पे देखिए फॉर्म है वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट है वो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली आप लॉग आउट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों एनएसपी पोर्टल पर फॉर्म भरने की यही प्रोसेस है, यही स्टेप है।